नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम जो कि एसआई का पेपर है 2014 का, जो पेपर हुआ था 2014 में एसआई का, तो वो जो कल जो विज्ञप्ति आई थी उसमें भी वही सिलेबस है जो 2014 में था। तो आज हम देखेंगे जो 2014 का हिंदी का जो पोर्शन था 100 क्वेश्चन, तो उन पे बात करेंगे, उनको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हिंदी में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपकी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो पहला था भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ वाला वर्ण। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है, वो जो है जो वर्ण है वो किन वर्णों से मिलकर बना होता है? तो ये मिलकर बना होता है आधा ज और यों। सेकंड वाला आंसर था, इससे मिलके जो है ज्ञ बनता है। थर्ड क्वेश्चन था अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, जौ और यों से बना हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं है? यों नहीं है। फोर्थ वाला जो है सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपने। पहला है जाह्नवी, दूसरा है जाह्नवी, तीसरा है जानवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ऐसा लिखा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है छठवां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है आपने। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट दीर्घायु। तो दीर्घायु जो है ये सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। सातवां क्वेश्चन था शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बतानी थी। तो इसमें जो है सिंगार, सिंगार और सिंगार। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला, इसमें जो है ये वाला सही हो जाएगा। तो आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन था आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? फोर्थ वाला उज्ज्वल। दो जो है आधा जो आती है, तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी देखनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा? आंसर थर्ड अंतः साक्ष्य। इसमें जो है विसर्ग आता है अंतः साक्ष्य। 10वां क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उस विकार को कहा जाता है संधि। अगर दो शब्द की बात करें तो समास हो जाएगा। उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के आगे लगकर जो है उसका जो है अर्थ चेंज कर लेते हैं या नया शब्द बना लेते हैं, उस उपसर्ग कहलाता है। आंसर इसमें हो जाएगा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो कहते हैं आपका संधि, फर्स्ट आंसर था। 11वां क्वेश्चन है संधि के प्रकार होते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियाँ। 12वां क्वेश्चन है राकेश का सही संधि विच्छेद है। तो राकेश का सही संधि विच्छेद, पहले तो राकेश कौन सी संधि है? ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। राका प्लस ईस और प्लस ई की जब संधि बनती है, जो मेल होता है और प्लस ई का, तो ये जो है एक की मात्रा बन जाती है। तो ये किस में होता है? ये होता है गुण संधि में। अगला है आपका भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो भानुदय, भानु प्लस उदय, उ प्लस उ मिलके जो है बड़ा रूप धारण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। अगला है आपका 14वां क्वेश्चन अति प्लस आचार में संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार, तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। 15वां क्वेश्चन था अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो मैंने बताया अ प्लस ई जो है ए हो जाता है, ये क्या हो जाता है? गुण संधि। तो आंसर हो जाएगा सेकंड गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उत्तर, तो सेकंड इसका आंसर था। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो कर्मधारय समास बताना है आपने किसमें है। तो कर्मधारय समास हो जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका? नीलोत्पल। तो नीलोत्पल क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहीं चक्रपाणी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि।
चतुर्युग, बहुब्रीहि, माता पिता, द्वंद्व समास के जो है ये उदाहरण है। चतुरानन में समास है, तो चतुरानन में समास क्या है? ये है आपका बहुब्रीहि। चतुरानन किसे कहते हैं? ये कहा जाता है ब्रह्मा को, जिसके 4 आनन यानी कि सर, चतुरानन। 19वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो क्या आ जाएगा आंसर? इसमें आ जाएगा पंचानन। 20वां क्वेश्चन है, चौराह में समास है, तो चौराह में कौन सा समास आ जाएगा? तो चौराह में आ जाएगा आपका द्विगु, 4 रास्तों का समूह, तो द्विगु समास। 21वां क्वेश्चन था, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में समास है आपका द्वंद्व, भाई और बहन। 22वां क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। तो योग रूढ़ शब्द है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है डिबरी, पगड़ी, डोर, पुष्कर। तो नहीं है पूछा है तो पुष्कर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे देशज शब्द हैं। 24वां क्वेश्चन है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो 24वां है, अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो रूढ़ पूछ रहा है कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है, तो नहीं होगा तो वैभव, वैभव जो है रूढ़ नहीं है। बाकी जलद जो है कमल का हो गया, पंकज कमल का हो गया, मलयज कमल का, तो ये रूढ़ शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे, इसमें जो है चारपाई किस कारक का है? तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। मैं और पर जहाँ पे भी आता है वहाँ पे जो है अधिकरण कारक आ जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा आंसर। 27वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 28वां क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो लिंग की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा? दही, पुल्लिंग हो जाएगा, दही खट्टा है। तो इसको अगर ऐसे भी देखा जाए तो ये पुल्लिंग होता है, दही। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द जिनमें जो है लिंग, वचन और क्रिया के आधार पे जो है, जिसमें जो है जो चेंज हो जाता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी क्या हो जाएगा? लड़का, इसी का जो है लिंग के आधार पे तो लड़की, तो ये जो है विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है आपका, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग बताना है। पहला था, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। दूसरा था, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। तीसरा था, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। और चौथा था, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो क्या हो जाएगा इसमें? अशुद्ध हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये जो है सर्वनाम के आधार पे जो है अशुद्ध वाक्य है। थर्ड वाला जो है आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये सर्वनाम के आधार पर जो है गलत वाक्य है, गलत अशुद्ध वाक्य है। 31वां क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। 32वां क्वेश्चन है, अविकारी शब्द होता है। तो अविकारी शब्द क्या होते हैं? अवयव, जिनको जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं या तोड़ नहीं सकते, सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो अव्यय क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। 33वां क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। 34वां क्वेश्चन है, शिव का विशेषण है। तो शिव का विशेषण क्या हो जाएगा? शैव, तो शिव का हो जाएगा शैव। 35वां क्वेश्चन है, खर का पर्यायवाची शब्द है। तो खर किसे कहा जाता है? खर कहा जाता है गधे को। तो गधे का पर्यायवाची है खर। खरगोश और शशक दोनों जो है एक ही हैं। मूर्ख जो है खल। 36वां क्वेश्चन है, अनिल पर्यायवाची है। तो अनिल किसका पर्यायवाची है? ये है आपका पवन या हवा का। 37वां क्वेश्चन है, परशुन्न शब्द का पर्यायवाची है। तो परशुन्न शब्द क्या है? किसका पर्यायवाची है? ये है आपका फूल का। 38वां क्वेश्चन है, कानन शब्द पर्यायवाची है। तो कानन किसका है? कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो नहीं है, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जंगल, अरण्य, विपिन ये सारे
जंगल या कानन के जो है पर्यायवाची हैं। 39वां क्वेश्चन है नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नियति यानी भाग्य, तो भाग्य का समानार्थी शब्द है। 40वां क्वेश्चन है अथ का विलोम है। तो अथ का क्या हो जाएगा, अथ का विलोम हो जाएगा इति। 41वां क्वेश्चन है दक्षिण का विलोम। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा आपका वाम। 42वां क्वेश्चन है शोषक शब्द का विपरीतार्थक शब्द है यानी विलोम है। तो शोषक का क्या हो जाएगा पोषक, सेकंड जो है सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हर्ष मतलब होता है खुशी, विषाद का मतलब होता है दुख। तो फोर्थ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विषाद। 44वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शब्द का विलोम। तो सूक्ष्म का क्या हो जाएगा स्थूल, स्थूल का मतलब जो बड़ा है, सूक्ष्म मतलब छोटा। अब जो है इसमें दिए गए हैं कि 45 से 50 तक के वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो जो है इसके लिए हमने एक शब्द का जो है चयन करना है जो पहले कभी ना हुआ हो। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अभूतपूर्व। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। 47वां क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर है। तो क्या हो जाएगा सुग्रीव, सुंदर गर्दन वाला सुग्रीव। 48 है बिना घर का। तो जिसका जो है घर नहीं उसको क्या कहते हैं अनिकेत, बिना घर का अनिकेत। 49वां क्वेश्चन है जिसे बुलाया न गया हो। तो ये क्या होता है अनाहुत, जिसे बुलाया गया न हो। 50वां क्वेश्चन है जो आंखों के सामने न हो। तो इसको क्या कहते हैं परोक्ष, और जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अगला है कि 51 से 55 तक के 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बताना है इनमें कौन सा है। 51वां क्वेश्चन है पहला है फल बच्चे को काट कर खिलाओ। दूसरा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ। तीसरा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। चौथा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा थर्ड वाला, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 52वां क्वेश्चन है बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। तीसरा है बैल और बकरी घास चरता है। फोर्थ है बैल और बकरी घास चरती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड वाला, बैल और बकरी घास चरते हैं। 53वां क्वेश्चन है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। सेकंड है इसमें रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो कौन सा हो जाएगा रामचरित कैसे लिखा जाता है, ये होगा फर्स्ट वाला, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। 54वां क्वेश्चन है कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। सेकंड है आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। थर्ड है आज का अवकाश देने की कृपा करें। फोर्थ है आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो क्या हो जाएगा सही थर्ड, आज का अवकाश देने की कृपा करें। 55वां है भारत में अनेक जाति हैं। सेकंड है भारत में अनेकों जाति हैं। थर्ड है भारत में अनेक जातियां हैं। फोर्थ हो जाएगा भारत में अनेकों जातियां हैं। तो जब अनेक आता है तो उसके साथ जो है कभी अनेकों नहीं, अनेक जो है खुद में जो है बहुवचन है, तो जो इसकी क्रिया होगी ये भी बहुवचन में होगी। तो आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका 56वां क्वेश्चन। तो 56वां क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है पौ 12 होना। 56 से 60 तक के मुहावरों का अर्थ। तो ये मुहावरे हैं 56 से 60 तक। तो पौ 12 होना का मतलब क्या होता है लाभ ही लाभ होना। तो थर्ड आंसर हो जाएगा शैतान की आंत यानी कि अत्यंत ध्रुत व्यक्ति। 57वां क्वेश्चन शैतान की आंत यानी अत्यंत ध्रुत व्यक्ति। 58वां क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर। तो आंसर क्या हो जाए बेमेल तथा बेढंगा। फोर्थ आंसर हो जाएगा। 59वां है अंगूठा दिखाना यानी कि देने से इनकार करना। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा इनकार करना। दांतों तले उंगली दबाना। 60वां क्वेश्चन है तो दांतों तले उंगली दबाना यानी कि हैरान होना। तो दांतों तले उंगली दबाना।
अगला देखते हैं 61 से 65 तक की लोकोक्तियों के विकल्पों में से उनके सही अर्थ विकल्पों का चयन कीजिए। तो 61वां क्वेश्चन है छुचुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो ये लोकोक्ति है, तो बताने इसका मतलब क्या होता है। तो ये होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। आंसर फोर्थ हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। तो क्या हो जाएगा इसमें, असंगत बातें करना। थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 63वां है नीम हकीम खतरे में जान। तो अल्प ज्ञान जो है क्या होता है, हानिकारक होता है, तो नीम हकीम खतरे में जान। 64वां क्वेश्चन है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। यानी कि व्यर्थ का जो प्रदर्शन होता है, कुछ ना होने पे जो बाहर दिखावा करते हैं, तो ये हो जाएगा व्यर्थ का प्रदर्शन। 65वां क्वेश्चन है तू डाल डाल में पात पात। तो क्या हो जाएगा, दोनों चालाक। दोनों क्या हो जाएंगे इसमें, चालाक। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब अगला है 66 से 69 तक के प्रश्नों के अनुच्छेद के पहले और अंतिम भागों में क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले 4 वाक्यों को य र ल व की संख्या दी गई है। चारों वाक्य उचित क्रम में नहीं है। इन्हें जो है पढ़कर विकल्पों को उचित क्रम में चुनिए जिससे कि अनुच्छेद का सही निर्माण हो। तो ये पैराग्राफ ही ये बनाना है। तो पहला और छठवें के बीच दिए हैं, जैसे जीवन एक संघर्ष है, और लास्ट है इसका जो छठवां है इसमें ये दिया है यही बहुत है। तो इसके बीच हमें रखने हैं ये। तो क्या हो जाएगा इसमें, जीवन एक संघर्ष है। फिर अगला आएगा वह इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष में मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। फिर अगला आएगा असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। फिर आएगा आपका भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विवादों से भिड़ना, कुछ ना कुछ जो है मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है लेकिन आप तो हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका ये सही क्रम में रखने हैं। तो य व य र ल क्या हो जाएगा, व पहले, इसके बाद आएगा व य र और ल। लॉ के बाद क्या आ जाएगा, भले ही आप कमज़ोर हैं लेकिन विवादों से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है। और छठवा है यही बहुत है। तो क्या आ जाएगा आंसर थर्ड। तो जो है ये इस प्रकार से रखने हैं। 67वां क्वेश्चन है संस्कृति वैविध्य के बारे में सोचना होगा, फर्स्ट था। और छठवां है यही हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो इसके बीच हमें जो है सही क्रम में रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संस्कृति वैविध्य के बारे में सोचना होगा, यह हमें अलग अलग नहीं बनाती, वो आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा संस्कृति के अंतर्गत में अनेक समस्याएं हैं, रो वाला आ जाएगा। फिर आएगा इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। और उसके बाद आएगा यही विविधता में एकता है। और जो छठवा था यही हमारी एक बड़ी शक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वो रो यो और लो। अगला क्वेश्चन है 68वां, हमारा देश त्योहारों का देश है। और लास्ट है इसका जो छठवां पंक्ति है वो है इन अवसरों पर हम सब खुशियाँ मनाते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा देश त्योहारों का देश है, यहाँ अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। रो वाला आ जाएगा, यहाँ अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर आ जाएगा ये त्यौहार उल्लास जगाती हैं, यानी कि यो वाला। उसके बाद आएगा जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं। और अगला आएगा समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही। 69वां क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है 69वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर विचारक थे। और छठवीं पंक्ति है भाव का मनोविकार निबंध इसका स्पष्ट प्रमाण है। तो इसका हो जाएगा, इसके बाद लॉ वाला आ जाएगा, इसका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था। फिर आएगा वो वाला, उनका जीवनानुभव ठोस था। फिर आएगा आपका रॉ, उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया। लास्ट आ जाएगा परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया
उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ व रॉ योर। अगला है अस्थाई भावों का कुल जो है संख्या है, अस्थाई भावों की कुल संख्या है। तो ये जो है इस बार जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये 2014 में था। तो रस में जो है अस्थाई भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। 71वां था शांत रस का स्थायी भाव, तो निर्वेद होता है। 72वां विस्मय स्थायी भाव जो है अद्भुत का होता है। संचारी भावों की संख्या है, तो संचारी भाव कितने हैं? 33। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो ये श्रृंगार रस में होता है। अगला जो है पूछा गया था, किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांत पर मोती वारूं। तो ये किसका था? वात्सल्य रस का उदाहरण है ये। तो ये इस बार रस जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है 76वां क्वेश्चन। सेवेंटी 76 क्वेश्चन है आपका। ये पूछा गया था, रमा विद्यालय से घर आती है, मैं कारक है, तो कारक बताना है। तो रमा विद्यालय से घर आती है, तो से किसकी विभक्ति होती है? से, तो से होती है आपकी अपादान कारक की जो है जो विभक्ति होती है वो होती है से। तो विद्यालय से ये जो है अलग होने का जो है बोध हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? अपादान। 77वां क्वेश्चन है 77, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है, तो कौन होता है? सोरठा। ये भी जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, छंद चौपाई ये नहीं दिए गए हैं, ये जो है हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो 78वां है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो कितनी होती है? 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला 80वां क्वेश्चन है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ गिरिवर गहन, जासु कृपासो दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन। तो इसमें कौन सा छंद है? तो ये मात्राएं 16 होती हैं, तो ये सोरठा होगा। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सोरठा। ये देखिए यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1। तो क्या हो जाएगा? 16 मात्राएं किस में होती हैं? सोरठा। अगला है आपका, ये भी जो है छंद चौपाई छंद है, 81 82 और 83। देखते हैं 84। तो 84वां क्वेश्चन था, 84 से 89 तक की प्रस्तुत पंक्तियों में सही अलंकारों का चयन कीजिए। तो अलंकार बताना है आपको। क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन है, वसाहन का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। 50वां क्वेश्चन है, तनिनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। यहाँ पे वर्णों की जो है पुनरावृत्ति हो रही है। 86वां क्वेश्चन है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अनयोक्ति। तो अनयोक्ति अलंकार हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है 87, पट पीत मनहु तडित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर। तो इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा जो है अलंकार आ जाएगा इसमें। जहाँ पर भी जो है मनहु जनहु जानहु जनहु ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे ये मनहु है। अगला है 88, राम सो राम सिया सो सिया। जब किसी बड़े व्यक्ति की जो है क्या की जाती है? तुलना उसी से की जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा?
अनन्वय, वहाँ पे क्या आ जाता है, अनन्वय समास आ जाता है। राम सो राम, सिया सो सिया। 89वां क्वेश्चन है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है जो है विभावना जो है, यहाँ पे अलंकार है विभावना, तो थर्ड हो जाएगा। 90 अधोलिखित में कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बतानी है आपने। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है, तो बघेली। बघेली किसकी है, तो पूर्व हिंदी की बोली है बघेली। 91 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। तो पहले होता है संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो यहाँ पे संस्कृत नहीं है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। 92 क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 93 क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है, तो कौन सी है, देवनागरी। 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मानक भाषा नहीं है। तो मानक भाषा कौन सी नहीं है, अवधी। अवधी क्या है, बोली है। 95 क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। तो किससे हुई है हिंदी शब्द की, सिंधु से। तो सिंधु से इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। पंक्ति जो है, पंक्ति में हिंदी का अर्थ है, तो हिंदी का अर्थ क्या है, भारतवासियों से है। 98 क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो क्या है ये, अक्षरात्मक क्या है, लिपि है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। तो शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाएगा, अर्थ, रचना और उद्गम या व्युत्पन्न। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी जो है शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। अंतिम 100वां क्वेश्चन है, लास्ट जो है, तो ये है तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत का जो है ये मूल स्रोत क्या है, संस्कृत। तो संस्कृत के शब्द को ही क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। अगले में देखेंगे हम 75 जीके के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।